हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल टेगर स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम देखेंगे 16 मई का करंट अफेयर। तो बढ़ते हैं हम अपने करंट अफेयर की क्लास की ओर। तो करंट अफेयर की बात राहुल सर के साथ, एग्जाम कोई भी हो इससे बाहर कुछ भी नहीं। तो बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न ये रहा। क्या है हमारा पहला प्रश्न? तो विश्व का पहला व्यावसायिक पैमाने पर ई मेथनॉल संयंत्र कहाँ चालू हुआ है? तो अभी विश्व का पहला व्यावसायिक पैमाने पर ई मेथनॉल संयंत्र चालू हुआ है। तो ई मेथनॉल संयंत्र क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो ई मेथनॉल क्या होता है? जो हरित हाइड्रोजन होते हैं, जो हरित हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके, जो कम हरित हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके कम कार्बन वाला ई मेथनॉल जो होता है उसका उत्पादन करता है। हरित हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके कम कार्बन वाला ई मेथनॉल को विकसित किया जाता है, इसके द्वारा उत्पादन किया जाता है। इससे क्या होता है कि कठिन क्षेत्र जो होते हैं ना, जो जैसे पहाड़ी इलाके हुए, कुछ भी इलाके हुए, जैसे ऊंचाई जैसे इलाके हुए ना, उनमें उत्सर्जन को कम किया जा सके, इसलिए इसको इस संयंत्र को चालू किया है। तो ये कहाँ पे चालू हुआ है? तो डेनमार्क में चालू हुआ है। कहाँ पे चालू हुआ है? डेनमार्क में। अच्छा, डेनमार्क की कैपिटल और करेंसी क्या है? डेनमार्क की कैपिटल की हम बात करें तो डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। क्या है? कोपेनहेगन। क्या है डेनमार्क की कैपिटल? कोपेनहेगन। अगर डेनमार्क की करेंसी की हम बात करें, डेनमार्क की करेंसी क्या है? डेनमार्क की करेंसी बताइए, डेनमार्क की करेंसी क्या है? तो डेनमार्क की करेंसी अपनी क्रोन। क्या है डेनमार्क की करेंसी? क्रोन। क्या है डेनमार्क की मुद्रा? क्रोन। तो बढ़ते हैं इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत भारतीय एमएसएमई क्षेत्र को समझना और प्रगति और चुनौतियां नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी? तो अभी सिडबी के द्वारा भारत की एमएसएमई सिडबी के द्वारा भारत की एमएसएमई समझना प्रगति और चुनौतियां नामक रिपोर्ट जारी की गई है। अगर सिडबी के बारे में, सिडबी की स्थापना कब हुई थी? अच्छा, आपको पता है सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो सिडबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 में। कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 में। अभी हाल ही में 2025 का जो बजट आया है उसमें एमएसएमई के अंतर्गत कौन से उद्योगों को रखा गया है? एमएसएमई में कौन से उद्योगों को रखा है? तीन उद्योग, जो तीन प्रकार के जो उद्योग होते हैं, जैसे कितना अपना इन्वेस्टमेंट है, कितना अपना टर्नओवर है, उस हिसाब से एमएसएमई में उद्योग रखे गए हैं। तो हम बात करें जैसे माइक्रो इंटरप्राइजेस, तीन प्रकार के होते हैं। माइक्रो इंटरप्राइजेस, कुछ स्मॉल इंटरप्राइजेस और मीडियम मीडियम। अगर हम बात करें माइक्रो माइक्रो की बात करें तो माइक्रो में किनको रखा गया है, और स्मॉल में किनको रखा गया है, मीडियम में किनको रखा गया है? जो 2.5 करोड़ तक का जो इन्वेस्टमेंट है उसको माइक्रो इंटरप्राइजेज में रखा गया है। कितना? 2.5 करोड़। स्मॉल इंटरप्राइजेज में कितना इन्वेस्टमेंट रखा है? स्मॉल इंटरप्राइजेज में रखा है 25 करोड़, 25 करोड़ को, 25 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है उसको स्मॉल इंटरप्राइजेज में जाना जाएगा। और मीडियम इंटरप्राइजेज की हम बात करें तो मीडियम इंटरप्राइजेज में 125, कितना? 125 का इन्वेस्टमेंट स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज में आएगा। अच्छा, टर्नओवर की बात करें तो माइक्रो का टर्नओवर कितना होगा, कितना होना चाहिए? तो 10 करोड़ से ऊपर होगा, वो स्मॉल में चला जाएगा। 10 करोड़ तक का टर्नओवर जो है वो माइक्रो में रहेगा। कितना? 10 करोड़ तक का। और स्मॉल में कितना टर्नओवर रहेगा? स्मॉल इंटरप्राइजेज में 100 करोड़ का टर्नओवर रहेगा। कितना? 100 करोड़ का। और मीडियम इंटरप्राइजेज में कितना टर्नओवर रहेगा? लगभग 500 करोड़। 500 करोड़ से अगर कम होंगे तो वो स्मॉल इंटरप्राइजेज में, मीडियम इंटरप्राइजेज में आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेख के अनुसार 2025 में सबसे अधिक लोगों को अरबपति बनने में किन उद्योगों ने मदद की है? तो अभी एक रिपोर्ट जारी हुई है, तो उनमें पूछा गया है, उनमें देखा गया है कौन से जो उद्योग हैं जिनसे लोग जल्दी अरबपति हुए हैं। तो कौन से वो उद्योग है? टेक्नोलॉजी हुआ, फाइनेंस हुआ एंड रियल एस्टेट। कौन सा? टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड रियल एस्टेट। प्रौद्योगिकी, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? प्रौद्योगिकी, वित्त और रियल एस्टेट। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वित्त वर्ष 2024-25 में जीएसटी संग्रह में शीर्ष राज्य कौन रहा है? तो कौन रहा है जीएसटी के मामले में? जिस सबसे ज्यादा जीएसटी कौन से राज्य को प्राप्त हुई है सबसे ज्यादा जीएसटी? जीएसटी तो महाराष्ट्र को प्राप्त हुई है। किसको हुई है? महाराष्ट्र को। अच्छा, जीएसटी कब आई थी ये बताइए थोड़ा सा। जीएसटी कब आई थी? जीएसटी बताइए, जीएसटी कब आई थी? तो जीएसटी आई थी अपनी 1 जुलाई 2017 में। कब आई थी? 1 जुलाई 2017 में। तो सबसे ज्यादा जीएसटी किसने इकट्ठी की है? महाराष्ट्र ने। अच्छा, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। क्या है? मुंबई। क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। कौन है महाराष्ट्र के सीएम? देवेंद्र फडणवीस। अच्छा, महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? महाराष्ट्र के गवर्नर की हम बात करें तो सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी
राधा कृष्णन। कौन है महाराष्ट्र के गवर्नर? सीपी राधाकृष्णन। अच्छा ये बताइए, महाराष्ट्र के लोक नृत्य बताइए कुछ। अब महाराष्ट्र की बात करें तो थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं हम। तो महाराष्ट्र के लोक नृत्य कौन से हैं? जैसे तमाशा हुआ। और कौन सा महाराष्ट्र के लोक नृत्य है? तमाशा हुआ, लेझिम हुआ, नकटा हुआ। और कौन सा है महाराष्ट्र का लोक नृत्य? बताइए। तमाशा हो गया, लेझिम हो गया, नकटा हो गया, और कौन सा है? लावणी हो गया। ये सब महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। तो बढ़ते हैं इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की छठवीं सेमीकंडक्टर यूनिट कहाँ बन रही है? तो भारत की छठवीं सेमीकंडक्टर यूनिट कहाँ बन रही है? तो जेवर उत्तर प्रदेश में बन रही है। कहाँ पे बन रही है छठवीं सेमीकंडक्टर यूनिट? जेवर उत्तर प्रदेश में बन रही है भारत की छठवीं सेमीकंडक्टर यूनिट। अच्छा उत्तर प्रदेश में बन रही है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल बताइए। उत्तर प्रदेश की कैपिटल अपनी लखनऊ। क्या है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ। अच्छा उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ। अच्छा उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है उत्तर प्रदेश की? तो उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के हम बारे में हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष बताइए। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। क्या है? अशोक का वृक्ष। अच्छा उत्तर प्रदेश के कुछ फेमस व्यक्तित्व बताइए, जैसे हरवंश राय बच्चन हुए। उत्तर प्रदेश के फेमस व्यक्तित्व बताइए। हरवंश राय बच्चन हुए। और कौन है उत्तर प्रदेश के? मुंशी प्रेमचंद्र जी हुए। मुंशी प्रेमचंद। अच्छा उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय लोक नृत्य है, वो शास्त्रीय जो लोक नृत्य है उसका नाम बताइए। उसका नाम है कथक। कहाँ का कथक? कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। अच्छा और लोक नृत्य बताइए उत्तर प्रदेश के। एक आध नाम बताइए। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों के नाम बताइए आप। क्या है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य? कजरी हुआ अपना, ठुमरा हुआ, कजरी, ठुमरा और बिरह। ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। क्या है? लोक नृत्य। ये उत्तर प्रदेश शास्त्रीय नृत्य अपना कथक। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2025 का विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2025 की थीम पूछी है तो 2025 का विषय क्या है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस? अच्छा अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस बनाते कब है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस अभी कल ही मनाया है हमने। कब मनाया है? कल। कल कितनी तारीख थी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस? 15 मई को मनाते हैं। कब? 15 मई को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाते हैं? 15 मई। अच्छा इसकी थीम क्या है? इसकी विषय क्या थी? फैमिली एंड क्या है? फैमिली एंड डेमोग्राफिक चेंज। क्या है इसकी थीम? फैमिली एंड डेमोग्राफिक चेंज। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? परिवार और जनसंख्यिकी बदलाव। इसकी थीम है। अच्छा दिवस की बारे में बात करें तो कुछ दिवस है जिनके रिवीजन अपन कर लेते हैं। जैसे 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। कौन सा? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 3 मई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? 3 मई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं बताइए। 3 मई को मनाते हैं हम विश्व प्रशस्त अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम 3 मई को। 7 मई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? 7 मई को विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस। और 7 मई को एक और दिवस मनाते हैं कौन सा? रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती। कौन सी? रविंद्रनाथ टैगोर जयंती। अच्छा 8 मई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? 8 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 8 मई को हम मनाते हैं हम विश्व रेड क्रॉस दिवस। कौन सा? विश्व रेड क्रॉस दिवस। कब मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस? 8 मई को। 9 मई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं?
9 मई को मनाते हैं हम महाराणा प्रताप जयंती। क्या मनाते हैं 9 मई को? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जयंती। अच्छा, 11 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं हम? तो 11 मई को मनाते हैं हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। दिवस से एक क्वेश्चन आता ही है, इसलिए इनको डेली लिख लिया करो। इससे क्या होता है कि भूलते नहीं है। 11 मई को कौन सा दिवस? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अच्छा, और 12 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं हम? 12 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। नर्स दिवस। और कल 15 मई को कौन सा दिवस मनाया हमने? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। इसकी थीम क्या थी? परिवार और जनसांख्यिकी बदलाव। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार ने किस तिथि को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो भारत सरकार ने अभी हाल ही में आयुर्वेद दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। अब कब मनाया जाएगा आयुर्वेद दिवस? 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ। नेपाल में कौन सा हिमनद अत्याधिक सिकुड़ने और पीछे हटने के कारण मृत घोषित किया जाने वाला पहला हिमनद माना जाता है? तो जो नेपाल का जो हिमनद है, उनको वो सिकुड़ने की वजह से मृत घोषित कर दिया गया है। तो कौन सा है? तो वो यास कौन सा ग्लेशियर है? याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया है। कहाँ पे ये याला ग्लेशियर की हम बात करें तो याला ग्लेशियर कहाँ पे है? तो याला ग्लेशियर अपना नेपाल के जो हिमालय क्षेत्र है ना, उसके लोंगटांग नेशनल पार्क के पास स्थित है। कहाँ पे है? नेपाल के हिमालय क्षेत्र के लोंगटांग नेशनल पार्क के पास। नेपाल के हिमालय क्षेत्र के लांगटांग नेशनल पार्क के पास स्थित है। कहाँ पे? नेशनल पार्क। कहाँ पे ये ग्लेशियर? नेपाल के हिमालय क्षेत्र के लांगटांग नेशनल पार्क के स्थित है। अच्छा, नेपाल की कैपिटल क्या है? नेपाल की करेंसी क्या है? तो नेपाल की कैपिटल है अपनी काठमांडू, और नेपाल की करेंसी अपनी रुपया। क्या है नेपाली कैपिटल? काठमांडू। क्या है नेपाली कैपिटल? काठमांडू। क्या है नेपाली कैपिटल? काठमांडू। नेपाली करेंसी रुपया। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में कृत्रिम रेत एम सैंड के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नीति शुरू की है? तो अभी कौन से जो भारतीय राज्य है जिसने कृत्रिम रेत एम सैंड का उपयोग बढ़ाने के लिए एक नीति शुरू की है? तो महाराष्ट्र ने शुरू की है। किसने शुरू की है? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने हाल ही में कृत्रिम रेत एम सैंड का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नीति शुरू की है। किसने की है? महाराष्ट्र ने। अब महाराष्ट्र ने की है तो महाराष्ट्र के बारे में तो बताइए कुछ। महाराष्ट्र ने की है तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। मैंने अभी बताया था, अभी आया भी था ये मुंबई थोड़ी देर पहले। महाराष्ट्र की अच्छा, महाराष्ट्र के सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस, मैंने अभी बताया था। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के गवर्नर है। कौन? सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र के कुछ लोक नृत्य मैंने आपको बताए थे। महाराष्ट्र के लोक नृत्य बताइए कौन कौन से हैं? जैसे तमाशा हुआ, लावणी हुआ, नकटा हुआ, लेझिम हुआ, ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। तो इतनी जानकारी अपन को होनी चाहिए महाराष्ट्र के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। भार्गवास्त्र क्या है जिसका हाल ही में भारत द्वारा परीक्षण किया गया है? ये काउंटर क्या है? भार्गवास्त्र ये काउंटर ड्रोन सिस्टम है। क्या है ये? काउंटर ड्रोन सिस्टम है। इससे क्या, इसका अभी हाल ही में भारत ने सफल परीक्षण किया। इससे क्या होगा? जो कोई देश होता है जैसे युद्ध की स्थिति बनती है, जो अपने ड्रोन भेजता है ना कोई देश, जैसे अभी पाकिस्तान ने बहुत सारे ड्रोन भेजे, तो हमने S-400 के द्वारा उनको सभी को निष्क्रिय कर दिया था। तो अभी ऐसा ही कम बजट वाला भार्गवास्त्र भारत ने लॉन्च किया है। इसका सफल परीक्षण हो गया है। इससे क्या होगा? एक साथ बहुत सारे ड्रोनों को अपन निष्क्रिय कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा? ड्रोन झुंड को निष्क्रिय करने वाली प्रणाली है। क्या है? भारगवास क्या है? ड्रोन झुंड को निष्क्रिय करने वाली प्रणाली है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कल। और यह हमारा ऑफलाइन सेंटर है 46 फर्स्ट फ्लोर अर्चना टावर इंद्रपुरी सी सेक्टर भोपाल में। अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस लेनी हो तो आप आ सकते हैं। ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है। बढ़ते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। और ये हमारी संस्था का फ़ोन नंबर है। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड, पढ़ाई को लेकर कोई भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, तो आप इस पे बता सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल। जय श्री राम।